नमस्कार, शाम के 6 बज रहे हैं। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज का इलेक्शन स्पेशल शो। कौन बनेगा मुख्यमंत्री, हाजिर हूं मैं रुमाना इस्सार खान। उत्तर प्रदेश में सीएम योगी का टिकट फाइनल होने के बाद सबकी नजरें इस पर थीं कि पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव चुनाव कहां से लड़ेंगे। और अब देखिए, ब्रेकिंग न्यूज आ चुकी है। तय हो गया है, अखिलेश यादव मैनपुरी जिले की करहल सीट से चुनाव लड़ेंगे। मैनपुरी समाजवादी पार्टी का गढ़, मैनपुरी जहां से सांसद खुद मुलायम सिंह यादव। करहल सीट पर यादव वोटर्स की संख्या अच्छी खासी है। इस सीट से पिछले 3 चुनाव में समाजवादी पार्टी लगातार जीतती रही है और जब से समाजवादी पार्टी अस्तित्व में आई है 1992 से लेकर 2017 का विधानसभा चुनाव, लगातार इस सीट पर समाजवादी पार्टी ने ही जीत दर्ज की है। सिर्फ एक मौका छोड़कर, सिर्फ एक बार बीजेपी के खाते में सीट गई है, वरना 1992 से लेकर 2017 लगातार इस सीट पर समाजवादी पार्टी की ही जीत हुई है। और पिछले 3 चुनाव में समाजवादी पार्टी की तरफ से सबोरन यादव हैट्रिक इस सीट पर लगा चुके हैं जीत की। तो बेहद सेफ सीट जो अखिलेश यादव के लिए माना जा रहा है कि उन्होंने अपने लिए चुनी है। और इस बीच सस्पेंस जबरदस्त था। अखिलेश यादव किस सीट से चुनाव लड़ेंगे? अलग अलग सीटें जिन्हें लेकर कयास लगाए जा रहे थे। करहल, मैनपुरी, गोपालपुर, आजमगढ़, गुन्नौर, बदायूं, छिबरामऊ की सीट भी इस लिस्ट में थी और माना यह जा रहा था कि हो सकता है छिबरामऊ कन्नौज की जो सीट है वहां से चुनाव मैदान में उतर जाएं अखिलेश यादव। तो संभल की गुन्नौर सीट है ये, और साथ ही बाकी जो सीटें थी उसके बारे में भी मैंने आपको बताया जिन्हें लेकर कयास लगाए जा रहे थे। लेकिन बाजी जो मारी है वो मैनपुरी की करहल सीट ने मार ली है। मैनपुरी करहल सीट जहां से उम्मीदवार अखिलेश यादव को बनाया जाना तय हो गया है। यूपी चुनाव मैदान में ये सबसे बड़ी खबर। अखिलेश यादव की सीट फाइनल हो गई। अखिलेश मैनपुरी जिले की करहल सीट से चुनाव लड़ेंगे और करहल में करीब 1.5 लाख यादव वोटर है और यही वो समीकरण जो माना जा रहा है जिसकी वजह से अखिलेश यादव की तरफ से इस करहल सीट को चुना गया है चुनाव लड़ने के लिए। और ऐसे में आज सर्वे का पहला सवाल जो अब हम आपके सामने रखने जा रहे हैं, अखिलेश यादव का मैनपुरी से लड़ना तय। लेकिन एबीपी न्यूज के लिए सी वोटर ने आज दोपहर में जो त्वरित सर्वे कराया उसके नतीजे बेहद दिलचस्प आए हैं। जनता की राय कुछ और निकलकर सामने आ रही है। इस ताजा सर्वे के नतीजे मैं आपको बताऊं उससे पहले आपको बता दें, इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाताओं की टीम रोज की तरह मौजूद है। आजमगढ़ से, मतलब वो जो पूर्वांचल वाला इलाका है, वहां से मेरे सहयोगी अजय दुबे मौजूद है हमारे साथ। मेरठ से मनोज्ञा लोईवाल, मथुरा से निधिश्री और आज हमारे साथ बेहद खास मेहमान दिल्ली से सीएसडीएस के पूर्व निदेशक संजय कुमार जी इस चर्चा में जुड़ेंगे। मैं रुक करूं मेहमानों का और अपने सहयोगियों का, उससे पहले सी वोटर के सर्वे का वो सवाल जिसका आपको इंतजार है और सवाल बेहद दिलचस्प। हालांकि अब तो सस्पेंस खत्म हो गया है, लेकिन सवाल जो सी वोटर के सर्वे में लोगों से पूछा गया, मुझे लगता है जल्दी से वो सवाल ले आइए जरा स्क्रीन पर। बेहद दिलचस्प सवाल लोगों से पूछा कि आखिरकार अखिलेश यादव को कहां से चुनाव लड़ना चाहिए। ये बेहद दिलचस्प सवाल था क्योंकि सस्पेंस बड़ा बना हुआ था कि आखिरकार कहां से चुनाव लड़ेंगे। खुद आजमगढ़ से सांसद अखिलेश यादव, ऐसे में 38% लोगों का मानना था आजमगढ़ से अखिलेश यादव को चुनाव लड़ना चाहिए। 30% लोग मैनपुरी पर मोहर लगा रहे थे और देखिए बाजी मैनपुरी ने मारी है। करहल सीट से ही अखिलेश यादव की उम्मीदवारी तय मानी जा रही है और कहीं और से लड़ना चाहिए, मतलब ना आजमगढ़ ना मैनपुरी, ऐसा कहने वाले भी 32% थे। तो ये आंकड़ा जो मैं दिलचस्प कह रही हूँ वो इसलिए कह रही हूँ क्योंकि यहाँ पर मैनपुरी तो तीसरे नंबर पर नजर आ रही थी। 30% लोग ही मैनपुरी पर मोहर लगा रहे थे। सबसे ज्यादा लोग 38% आजमगढ़ पर मोहर लगा रहे थे, जिनका यह मानना था कि आजमगढ़ जहां से खुद सांसद हैं अखिलेश यादव, वहीं से अखिलेश यादव को चुनाव मैदान में उतरना चाहिए। और आइए जरा सीधे आपको लेकर चलेंगे पूर्वांचल आजमगढ़, जहां से मेरे सहयोगी अजय दुबे इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और जरा जानते हैं अजय दुबे से कि मायूस है क्या पूर्वांचल, क्योंकि पूर्वांचल से अगर उम्मीदवारी अखिलेश यादव की होती तो फिर योगी भी और अखिलेश भी दोनों दिग्गजों की टक्कर इसी पूर्वांचल में होती। अजय, निश्चित ही टक्कर ये पूर्वांचल से होती और आज ग्राउंड रिपोर्ट भी मैं इसी बारे में कर रहा था क्योंकि अखिलेश से जब भी सवाल लोग कहां से लड़ रहे हैं चुनाव तो कहते थे आजमगढ़ की जनता से पूछ के तय करूंगा। आजमगढ़ की जनता से हमने पूछा और तमाम जो लोग थे एक तरफा कह रहे थे कि अखिलेश को आजमगढ़ से ही लड़ना चाहिए। सर्वे भी कह रहे हैं, लेकिन अब जबकि स्थिति स्पष्ट होती दिख रही है कि आजमगढ़ नहीं है। कार्यकर्ता यहाँ सपा के मौजूद हैं, सुबह भी इनसे चर्चा हुई और अब जबकि चीजें स्पष्ट होती दिख रही है। क्या इच्छा थी आजमगढ़ से लेना, आप चाह रहे थे कि नहीं? कैडर क्या कह रहा था? नहीं, यहाँ का कैडर भी चाह रहा था और यहाँ का जनमानस भी चाह रहा था कि हमारे जननायक अखिलेश यादव आजमगढ़ से चुनाव लड़े।
आजमगढ़ से चुनाव लड़े, इतना भयंकर मार्जिन था लोकसभा में जीतने का, यहाँ लड़ लेते विधायकी, क्या मार्जिन लग रहा था? कैडर कितने नंबर से जितवा देता? पूरे प्रदेश में सबसे बड़ी जीत होगी आजमगढ़ से, होती अगर लड़ते यहाँ तो। हाँ, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कह रहे हैं सबसे बड़ी जीत होती। बताइए बीजेपी के कार्यकर्ता, मास्क लगा के बताइए, बीजेपी के कार्यकर्ता कैसे देख रहे हैं? अब तो लड़ने भी लगभग तय हो रहा है कि नहीं आ रहे आजमगढ़? कोरोना आया, अखिलेश यादव गायब, जनता को जब जरूरत सांसद गायब, अब आएंगे यहाँ लड़ने के लिए, किस मुंह से आएंगे लड़ने के लिए? अरे आजमगढ़ की हर सीट पर उनके प्रत्याशी हार रहे हैं, इसलिए वो मन बना रहे थे कि आजमगढ़ से आए। जब उनको लगा कि मैं स्वयं हार जाऊंगा तो छोड़कर भाग गए। के मार्जिन से जीते थे वो, अभी कैसे? मुलायम सिंह यादव जी 3,40,000 वोट पाए थे 2014 में। हमारा प्रत्याशी दिनेश लाल यादव 3,61,000 वोट पाया, 20,000 ज्यादा पाया हमने, क्योंकि इनका सपा बसपा गठबंधन था, इस वजह से हम चुनाव हारे। गठबंधन के कारण जीते थे क्या भैया? यहाँ पे क्या लग रहा है? देखिए, गठबंधन और समाजवादी पार्टी का कोई रिश्ता नहीं है। समाजवादी पार्टी अगर यहाँ अकेले 10 सीट पे एक आदमी लड़ जाए ना, तो बीजेपी के किसी भी कैंडिडेट की जमानत जब्त कराने के लिए काफी है। वो बताइए, ये चर्चा तो बीजेपी सपा के बीच हुई, कांग्रेस का कैडर है, आप मास्क ऊपर कीजिए और मुझे जवाब देते चलिए, क्या माहौल क्या लग रहा है? गेम इन्हीं दो लोगों के बीच में? आप ऐसा बिल्कुल नहीं है। जमीन पे जो आगामी 5 साल में जो भी घटनाएं हुई हैं, जो जमीन स्तर पे लड़ने का कार्य किया है, वो कांग्रेस का कैडर किया है। और कांग्रेस के कैडर के लिए कह रहे हैं, क्या सपा का कैडर घेर रहे? कैसे का लग रहा है? आप तो गए छोड़ के लड़ने के लिए। देखिए, आपने बहुत अच्छी बात ऊपर करिए, फिर दिखाइए क्या कह रहे हैं। एक बात जान लीजिए कि बीजेपी के लोगों ने बड़ा अच्छा कहा, कोरोना काल में 1.5 करोड़ रुपया जो है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने देने का काम किया, और समाजवादी पार्टी के एक एक कार्यकर्ता अखिलेश यादव बन के गांव से, 1 मिनट नोटेड पॉइंट, जब आप 1 मिनट पे आप जब बोलते हैं तो जवाब दीजिए मास्क ऊपर करिए। अरे छोड़िए, अभी अटक गए, बोलिए क्या कह रहे हैं? नेताजी ने पीजीआई बनवाया, जिसमें आजमगढ़ मऊ पूरा मंडल के लोगों का इलाज हुआ, पूरा मंडल के लोगों का पीजीआई में इलाज हुआ। कलेक्ट्रेट आपके ठीक सामने कलेक्ट्रेट बनवाए हैं। बीजेपी वाले अपना 5 काम गिनवा दें, पूर्वांचल में 5 काम गिनवा दें तो मैं जानूं, 5 काम गिनवा दें बीजेपी के भाई लोग। बीजेपी मेरा एक सवाल है, भारतीय जनता पार्टी के साथी जो हमारे हैं, एक मिनट लोगों की राय है यहाँ पर आजमगढ़ से, क्या यहाँ पर चर्चा छिड़ी है? तो क्योंकि मुद्दा था यहाँ पे लड़ने का, उसको लेकर चर्चा। बिल्कुल, आप रहिए हमारे साथ, में लौटूंगी आपके पास और आइए सीधे लेकर चलते हैं आपको मनुग्या लोईवाल के पास और जानते हैं मनुग्या लोईवाल से कि अब तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश मैनपुरी को ही चुन लिया है अखिलेश यादव ने अपनी कर्म भूमि के तौर पर विधानसभा चुनाव में। क्या है माहौल? बिल्कुल, क्या मेरठ का एक्सप्रेसवे दिल्ली तक और लखनऊ तक की राजनीति को तय कर पाएगा? लेकिन आज हमारे साथ वो लोग हैं जिन्होंने अभी तक बीजेपी को 7 में से 6 सीट दी है मेरठ से। मैं इस समय जिस विधानसभा से हूँ वहां पर भी जीत हासिल की है। क्या होंगे मुद्दे इस बार? और अखिलेश यादव मैनपुरी से चुनाव लड़ेंगे, कैसे देखती हैं आप इसको? मुद्दे आपके क्या होंगे? मैडम, अखिलेश जी कहीं से चुनाव लड़े, हमें तो बीजेपी का राज चाहिए, क्योंकि हम अभी तक सिर्फ एसपी बीएसपी ऑल्टरनेट सिर्फ यही राज देखते चले आ रहे थे, और हमें कहीं कोई मुद्दा कुछ नहीं लगता था। उनकी अपनी एक स्ट्रेटेजी होती थी, उसको फॉलो करते रहते थे। तो हम लोग तो एकदम बिल्कुल, मतलब यूपी के लोग तो सोचते थे कि अब ऐसे में क्या कर सकते हैं, क्या वोट देनी है, कौन सा कैंडिडेट देना है। पर जब से ये बीजेपी आई है तब से तो आप समझ लिए यूपी का हमारा ऐसा बिल्कुल उत्थान हो गया है, ऐसा मतलब परिवर्तन आ गया है कि हम जो कभी चीज इमेजिन कर ही नहीं सकते थे। तस्वीर कितनी बदली है, कैसे देखते हैं? तस्वीर बदली है बिल्कुल, बहुत बढ़िया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में सड़क भी बढ़िया, सारी व्यवस्था, सारी सुविधा, बहुत बढ़िया काम भारतीय जनता पार्टी की। अखिलेश यादव मैनपुरी से चुनाव लड़ेंगे, कैसे देखते हैं? डेफिनेटली बात है, अखिलेश जी की गठबंधन की सरकार आने वाली है। और अगर आप देखेंगे पूर्वांचल में कितना विकास अखिलेश जी ने किया है, और पश्चिमांचल में भी आप आकर देखें, विकास की गंगा यहाँ पूर्व में बही है। और लगभग गठबंधन जो बता रहा है, लगभग आपका चैनल भी बता रहा है कि सरकार पूर्ण बहुमत से बनने वाली है। हम तो कहते हैं कि अखिलेश जी मैनपुरी से नहीं, सरदे से आकर चुनाव लड़के देखें, तब पता चलेगा उनको। जब यहाँ से उनको हरा के भेजेंगे, हमारे विधायक संगीत सोम उनको यहाँ से हरा के भिजवाएंगे। मौजूदा विधायक है, वो अगर अखिलेश खुद हार मान चुके लड़ाई से पहले। लड़के देखे, सरदा विधानसभा से चुनाव लड़के देखे, जब उनको पता चलेगा कि क्या है। अपने घर से लड़ते हैं चुनाव, या तो पहले आजमगढ़ से लड़ लिया, आपके मैनपुरी चले गए,
योगी जी भी तो गोरखपुर से लड़ रहे हैं। तो सरदना भी आए ना, हम तो अखिलेश जी से कहते हैं कि वो सरदना का चुनाव लड़े, जब पता चलेगा। भेजने का अखिलेश जी ने किया है और आने वाला वक्त बताएगा कि उनका एजेंडा वही दफन होगा। भैया तुम विकास बता दो, क्या हुआ? नौकरी के पेपर लीक हो रहे, नौकरी निकल ली, बताओ भैया सुनो। विकास, तुम मुझे विकास बता दो, क्या हुआ? नौकरी निकल ली, पेपर लीक हो रहे। भैया सुरक्षा बताओ क्या हो रहा? बलात्कार हो रहे, उन्नाव में बलात्कार, बेरोजगारी, लूट खसोट, सारा बुरा हाल हो रहा है देश का। इसमें समाज अखिलेश यादव सबसे मैं सुनील राघव सरदना से प्लीज बताइए मुद्दे पे। सुनिए, आप मुद्दे विकास की व्यवस्था देखिए, विकास देखिए, स्वास्थ्य देखिए, सुरक्षा देखिए। बहु बेटियों की सुरक्षा अगर कहीं है तो वो सिर्फ मोदी जी और योगी सरकार में है। इसके अलावा पहले इन लोगों के सामने लड़कियां सरदने में निकल नहीं पाती थी। साहब, क्या स्थिति में परिवर्तन आया आपकी नजर में? ये जो पेपर लीक की बात कर रहे हैं, ये तो इनके यहाँ तो नकल कराई जाती थी और ये कहते थे जैसी मेरी सीट आएगी मैं अगले दिन नकल बंद कर दूंगा, नकल चलाना शुरू कर दूंगा। ये पेपर लीक की बात करते हैं बस सपा वाले। ही नकल विरोधी कानून सबसे पहले विड्रॉ किया गया था। हम तो जब कल्याण सिंह नकल अध्यादेश आया था, जबकि पास हुए हैं, हम नकलची पास नहीं हुए हैं। और विकास को वोट जाएगा, और विकास इतना हुआ भ्रष्टाचार न होने के कारण। जो पैसा भ्रष्टाचार में जाता था आज वो सड़कों में, हॉस्पिटल में और शिक्षा में लग रहा है, और ये सबको दिखाई दे रहा है। क्या मेरठ एक्सप्रेसवे बनने से कोई फर्क पड़ा? बहुत फर्क हुआ। जो 3-3 घंटे जाते थे वो 1-1 घंटे, आधे घंटे में पहुंच जाते हैं। 50 मिनट से पहुंच रहे हैं। रास्ता बदल रहा है, कुछ बदलेगा? आप सुरक्षा की बात करते हैं, जाकर सरदना थाने में आप जांच कर लें। सुरक्षा का आपको पूरा अनुमान हो जाएगा कि यहाँ कौन सुरक्षा। आप खुद यहाँ खड़ी थी, आप खुद सुरक्षित महसूस नहीं कर रही थी। ऐसा नहीं है भाई साहब, जबरदस्ती आप बता रहे, सुनो, आप सुरक्षा बता रहे। हाथरस कांड देख लो। हिंदू समाज में, सुनो, हिंदू समाज में रात को अंतिम संस्कार नहीं होता। बीजेपी वाले रात को अंतिम संस्कार करा है। बीजेपी के गवर्नमेंट में एक भी दंगा नहीं हुआ आज तक। हमारा क्या मुद्दे होंगे आपके इस बार? क्या है चुनाव में? अतुल प्रधान इस बार अखिलेश यादव के चुनाव लड़ने से क्या अंतर आएगा? देखिए, अखिलेश यादव जी खुद इसलिए चुनाव लड़ रहे हैं क्योंकि उनके नेतृत्व में सरकार बनने वाली है और वो मुख्यमंत्री बनकर प्रदेश का नेतृत्व करेंगे। क्या कह रहे हैं मैडम? ये उस पार्टी के लोग हैं, अपनी बात रखो। ये मैडम उस पार्टी के लोग हैं जो पूरा दिन लड़कियों को छेड़ा जाता था, गुंडागर्दी होती थी, और इनके नेता कहते थे कि लड़कों से गलती हो जाती है। ये तो उस पार्टी के सांप्रदायिक आदमी है, उस पार्टी के गुंडे हैं। मैडम थी आज गुंडागर्दी करके, आज भारतीय जनता पार्टी की संगीत सोम की सरकार है। काल में जो कोई बहन बेटियों की तरफ दे, एक मिनट, जो बहन बेटियों के खिलाफ आज बोल करके दिखा, एक मिनट, बहनों के खिलाफ आज कोई बोले 2 मिनट में इलाज न कर दिया उसका। हम सुरक्षा से, हम विकास में काम करते हैं, हम कोई बहकावा नहीं करते। करनी और कथनी में हमारी कोई अंतर नहीं होता। प्रदेश में आज पूरे प्रदेश में ये सरकार ऐसी है जो बिना भेदभाव के काम करती है। सबसे ज्यादा फायदा मुसलमान को मिला है, उनके घर बने हैं, इसमें बिना भेदभाव के काम होता है। भाजपा की सरकार में देश सुरक्षित है, प्रदेश सुरक्षित है, हमारा सरदना सुरक्षित है। यहाँ पिछले 5 सालों में कोई एक पत्थर नहीं। सरदना विधानसभा में दूसरी बार भारतीय जनता पार्टी का विधायक तीसरी बार जीत का आने वाला है। हैट्रिक लगेगी, हैट्रिक। ठीक है, अब तक के दावे सबके जमीन से हमें सुनाई पड़ रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी और दिलचस्प खबर आज ये कि अखिलेश यादव की उम्मीदवारी मैनपुरी के कारण से। हम सीधे आपको लेकर चलेंगे इसी पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मथुरा से। निधिश्री हमारे साथ मौजूद हैं। निधिश्री, आपके आसपास जो लोग मौजूद है, जरा उनसे पूछिए, मैनपुरी से अखिलेश यादव के चुनाव लड़ने का मतलब क्या? पश्चिमी उत्तर प्रदेश जो सबसे बड़ा सियासी क्षेत्र है उत्तर प्रदेश का, 136 विधानसभा सीटें आती हैं, उसी को यूपी की सियासत की धुरी बनाने के लिए अखिलेश ने मैनपुरी चुना है क्या? जी बिल्कुल, देखिए, कहा जा रहा था कि अखिलेश यादव पूर्वांचल से चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन अब जब उन्होंने मैनपुरी का सीट चुना है तो जरा मैं बीजेपी से ही सवाल कर लेती हूँ कि बीजेपी को क्या लगता है सबसे सेफेस्ट सीट जो है वो अखिलेश यादव ने चुना है अपने लिए, तब जब पहली बार वो चुनाव लड़ने जा रहे हैं? सिर्फ तो उनके लिए आजमगढ़ भी थी, 2.5 साल में वो आजमगढ़ झांके नहीं है, इस बारे वो मैनपुर करहल वाली सीट पे गए हैं लड़ने चुनाव। आजमगढ़ भी उनके लिए
बिल्कुल सेफ सीट थी। 2.5 साल में आजमगढ़ झांकने तक नहीं गए वो। कुछ कह रहे हैं। हाँ, योगी जी को अयोध्या बुलाया, अयोध्या के बाद मथुरा भेजा, मथुरा के बाद पुरहे उनके घर पे वापसी कर दी, घर वापसी कर दी। जब जमीन तो इनके पास नहीं है, जमीन अगर इनके पास होती, मास्क पहनिए। हिंदुत्व का ये प्रचार कर रहे हैं तो कहाँ गए? मथुरा से चुनाव लड़ने आए, अयोध्या पहुंचे, 19 जगह पे योगी जी घूमते रहे, किसी ने उनको वहाँ तैयार नहीं किया हमारे यहाँ से लड़िए। आज कम से कम करेल की जनता अखिलेश यादव जी से कह तो रही है। योगी जी अब अपने मठ में बंद हो गए और हो सकता है कि चुनाव आते आते राजनीति संन्यास ले लें। राजनीति से संन्यास ले लेंगे योगी आदित्यनाथ के कैसे ले लेंगे? हम लोगों ने काम किया है, पूर्वांचल एक्सप्रेस वे बनाया है, हम लोगों ने एक नहीं हमको। राहुल गांधी संन्यास ले चुके, भाग गए, इटली में आराम कर रहे हैं, राहुल गांधी का तो कोई पता ही नहीं है। मैं जरा सपा समाजवादी पार्टी से सवाल करना चाहती हूँ। मथुरा जन्मभूमि, भगवान कृष्ण की जन्मभूमि उनके लिए सबसे सुख था, है वहाँ, यहाँ से क्यों नहीं लड़े? 19 बार आए, खाम का पेट्रोल डीजल फूका, यहाँ आके चले गए, यहाँ से क्यों नहीं लड़े? उन्हें क्या डर था मथुरा से लड़ने? जब भगवान राम का जन्मस्थली है, धार्मिक है, संत है, महात्मा है, फिर उन्हें क्या डर था? पहले आप मास्क पहनिए, फिर पूरी बात सुनूंगी। मथुरा में अशांति फैलाकर चले गए, धारा 144 लगाकर चले गए। अगर उनको भगवान कृष्ण से प्रेम था तो मथुरा से चुनाव लड़ते, हम उनको औकात दिखाते उनकी कि कितने बड़े राम भक्त हैं, कितने बड़े कृष्ण भक्त हैं। वो सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुसलमान फैलाने आए थे योगी जी। पूरा मास्क पहनिए, पहले पूरा मास्क पहनिए। मथुरा में हिंदू मुसलमान फैलाने आए थे, मंदिर मस्जिद की लड़ाई करने आए थे, नहीं फैला पाए तो भाग गए, अयोध्या भागे, अयोध्या के बाद मठ भाग गए। कहा जा रहा था कि योगी जी मथुरा से चुनाव लड़ेंगे, पर उन्होंने भी मथुरा का सीट नहीं चुना, उनके लिए भी सेफ सीट जो है वो मथुरा नहीं दी। योगी जी ने मथुरा, अयोध्या और गोरखपुर तीनों सीट दी थी प्रदेश देते, तो कोई कहीं से भी लड़ा ले। आज की तारीख में भी वो कहीं से भी लड़ने को तैयार है। हमारी सरकार ने हमारा संगठन तय करता है, ये लोग स्वयं तय करते हैं कि हम कहाँ से लड़ेंगे। हमारा संगठन तय करता है, पार्लियामेंट्री बोर्ड की इनकी बात सुन लेने दो। ये क्या कह रहे हैं? पूरब से लड़ते, पश्चिम से लड़ते, एक मैसेज जाता उनको। अयोध्या से लड़ते, भगवान राम की जन्मभूमि, मथुरा से लड़ते, भगवान कृष्ण की जन्मभूमि, दोनों जगह से लड़ने में क्या दिक्कत थी? नहीं तो अखिलेश यादव था अखिलेश यादव को भी मथुरा से चुनाव लड़ना चाहिए जी। बिल्कुल, मैं लौटूंगी रिधि आपके पास। हम सीधे अब रुक कर लेते हैं। सीएसडीएस के पूर्व निदेशक डॉक्टर संजय कुमार हमारे साथ मौजूद हैं। संजय जी, मैं आपसे समझना चाहती हूँ, मैनपुरी की करहल सीट जिस तरीके से चुनी है अखिलेश यादव ने, परिवार का गढ़ है ये, यादव बहुल सीट है ये, और बड़ी बात एक और कि मुस्लिम वोटर जो है उसकी कोई खास भूमिका है नहीं इस सीट पर। कुल मिलाकर एक तीर से कई निशाने यहाँ पर साध रहे हैं अखिलेश यादव। बिल्कुल रुमाना, कोई भी नेता जब चुनाव लड़ना चाहता है तो वो सेफ सीट चाहता है। ये सेफ सीट है पूरे मुलायम सिंह यादव के पूरे परिवार के लिए। आपने इस बात का जिक्र किया कि लगातार लोग यहाँ से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार चुनाव जीतते रहे सिवाय एक बार। तो अखिलेश ने कई चीजों को देखकर, एक तो सेफ सीट है, दूसरी बात का आपने जिक्र किया वो बहुत अहम है, यहाँ मुस्लिम मतदाताओं की तादाद कम है। तो अगर ऐसी किसी कंस्टिट्यूएंसी से अखिलेश खड़ा होते जहां मुस्लिम मतदाताओं की तादाद ज्यादा होती और मुस्लिम मतदाता जब इनके लिए वोट करते बढ़ चढ़कर, तो काउंटर पोलराइजेशन की गुंजाइश बचती। बीजेपी इस बात का प्रचार करती कि देखिए अखिलेश यादव या समाजवादी पार्टी के पक्ष में कितना मुस्लिम वोट मिल रहा है, और मुस्लिम वोट के बदौलत ही समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव चुनाव जीत रहे हैं। तो कम से कम, वैसे मैं ये नहीं कह रहा कि मुस्लिम मतदाताओं का वोट समाजवादी पार्टी को नहीं मिलेगा, ऐसे भी मिलने की गुंजाइश है, लेकिन अखिलेश यादव का समाजवादी पार्टी के नेता होने के कारण मुस्लिम वोट के बदौलत चुनाव जीतने का एक अर्थ अलग होता, और बीजेपी उसका इस्तेमाल करने की पूरी कोशिश करती। दूसरी बात यह है कि चूंकि ये सेफ सीट है, अखिलेश यादव को यहाँ ज्यादा समय नहीं लगाना पड़ेगा, वो राज्य के अलग अलग कंस्टिट्यूएंसी में जाके प्रचार कर सकते हैं। और इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए रुमाना, कल उन्होंने एक संकेत दिया था, उन्होंने कहा था चुनाव लड़ सकता हूँ और योगी जी के पहले चुनाव लड़ूंगा। मुझे लग रहा था कि योगी जी के पहले चुनाव लड़ने का मतलब है कि वो शायद आजमगढ़ से तो चुनाव नहीं लड़ेंगे, किसी और दूसरी सीट से चुनाव लड़ने की तैयारी हो रही है।
बिल्कुल सर, और आजमगढ़ की जनता से इजाजत लेकर चुनाव लड़ूंगा, ये भी कल ही अखिलेश यादव की तरफ से कह दिया गया था। और कुल मिलाकर मैनपुरी की करहल सीट जहां से अखिलेश यादव की उम्मीदवारी तय है। और इस बीच बड़ी खबर आ रही है, बाटला हाउस पर दिए बयान से विवादों में आए मौलाना तौकीर रजा। निशाने पर बीजेपी ने भी लिया मौलाना तौकीर रजा को, उनके घर में ही बगावत हो गई है। तौकीर रजा की बहू है नादिया खान, और नादिया खान खुलकर बीजेपी के समर्थन में आ गई। तौकीर रजा की बहू नादिया खान ने 3 तलाक के मुद्दे का हवाला देकर कहा है, बीजेपी सरकार की वजह से ही मुस्लिम महिलाएं सुरक्षित, उन्हें कानूनी सुरक्षा मिली है। तो मौलाना तौकीर रजा के परिवार में भी बगावत, मौलाना तौकीर रजा की बहू बीजेपी के समर्थन में आई। जब हमें खुद ही नहीं पता होता था कि हमारा पति घर से बाहर गया और जब वापस आएगा तो हम उसके निकाह में रहेंगे या नहीं रहेंगे, क्योंकि 3 तलाक एक ऐसी तलवार थी जो हर लड़की पे हर टाइम लटकती रहती थी। लेकिन जब इसकी लड़ाई शुरू हुई तो हमारा सिर्फ भाजपा सरकार ने साथ दिया, और ये मौलाना ने खूब विरोध किया कि 3 तलाक होना चाहिए, क्योंकि वो चाहते ही नहीं कि महिलाओं में सिक्योरिटी आए। वो सिर्फ महिला को एक इस्तेमाल करने की वस्तु समझते आए हैं और आज भी वो वही समझते हैं। ये जो सब वो कर रहे हैं सिर्फ एक तरीके से चोला है। हम जिस मुकाम पे खड़े हैं, हमारे पास जो भी है वो सिर्फ भाजपा का ही दिया हुआ एक तरीके से। तो लीजिए, खुद मौलाना तौकीर रजा की बहू जो हैं वो बीजेपी के समर्थन में आ गई हैं, कह रही हैं बीजेपी की तरफ वजह से ही मुस्लिम महिलाओं को ये हक मिला कि वो आज सुरक्षित हैं 3 तलाक की तलवार से। और एबीपी न्यूज के लिए सी वोटर ने जो सर्वे किया था उसमें मौलाना तौकीर रजा से जुड़ा एक सवाल भी हमने पूछा था। वो सवाल क्या है, उस पर जनता की राय भी आपको दिखाएंगे, लेकिन पहले आपके सामने वो सवाल ले आते हैं। ये देखिए, तौकीर रजा का बाटला हाउस वाला बयान जिसे लेकर राजनीति गर्म है, क्या वो बयान चुनाव पर असर डालेगा? और ये राय लोगों की, यहाँ पर मामला बेहद बटा हुआ नजर आ रहा है, एक तरीके से पेच फंसा हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि अगर 39% लोग कह रहे हैं हाँ बाटला हाउस वाला मौलाना तौकीर रजा का बयान चुनाव पर असर डालेगा, तो करीब बराबर ही 38% लोगों का मानना है कि नहीं, ये मुद्दा चुनाव पर असर नहीं डालेगा। 23% लोगों ने पता नहीं ये जवाब दिया है। लेकिन कुल मिलाकर मामला बेहद फंसा हुआ। और अब आपको सीधे लेकर चलते हैं, हमारे तमाम सहयोगी हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले मेरठ मनोगिया लोईवाल के पास, क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ही ध्रुवीकरण को धार देने के लिए माना जा रहा है कि इस बयान को भुनाया जा सकता है, इसे आगे बढ़ाया जा सकता है। मौलाना तौकीर रजा के इस बयान को मेरठ के लोग किस तरीके से देख रहे हैं मनोगिया? जी बिल्कुल, लोगों से ही पूछ लेते हैं कि तौकीर रजा की बहू की बगावत का क्या होगा असर। मेरठ को आंदोलनकारी की जमीन, बगावत की जमीन, और पिछले इतिहास के पन्नों में अगर देखें तो कई सारी बातों के से जोड़ा जाता है। क्या सोचती है आज की जनता, और इस बगावत के बाद अब क्या सोचते हैं आप लोग? देखिए, बगावत की नहीं है ये, जिसकी जहाँ आस होती है वहाँ जाता है। अभी लगभग 56 विधायक, मौजूदा विधायक श्रम विभाग के कैबिनेट मंत्रालय से, खुद श्रम विभाग के कैबिनेट मंत्री ये कहते हैं कि हमें कोई कार्य नहीं करने दिया जाता है। वन पावर मैन की तरह कार्य होता है। सिर्फ एक एजेंडा है कि किस तरह यहाँ से महंगाई को वापस लाना है, ना कि खत्म करना है। आप देखें कि महंगाई किस कदर है, आप मंडी में खड़ी है। बयान और बयानबाजी से बदलेगी चुनाव की राजनीति? नहीं, कोई नहीं बदलेगी जो बयानबाजी से, जो कि हमारे इसमें सुरक्षा और जितना भाजपा सरकार ने हमारा उत्थान किया है वो किसी सरकार ने नहीं किया है। महिलाओं की सुरक्षा का मुद्दा हो या फिर इस तरह से ट्रिपल तलाक का मुद्दा हो। देखिए, मैं तो सब यही कहना चाहूँगा कि जिनको अपनी बहू का मत नहीं मिल रहा वो बहुमत की चाहत रखते हैं। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, और मैं आपको बहन जी ये भी बता दूं कि यही सरदना है जहां पर 1-1 महीने का कर्फ्यू लगता था। यही सरदना है जहां बहन बेटों के अपशब्द कहे जाते थे। ये वही सरदना है जहां पर गुंडे दिन रात गुंडागर्दी करते थे। लेकिन जब से हमारे यशस्वी विधायक ठाकुर संगीत सोम सरदना में आए हैं, तो सरदना में अगर कोई पत्थर भी फीका हो तो बताइए कहीं इस पर मौलाना मुद्दे हो या फिर बाकी सारे। जिस बहू बेटियों की दुहाई ये लोग दे रहे हैं, मैं तो यही पूछना चाह रहा हूं कि यही वो सरदना है जो भी सचिन जी ने कहा, यही वो सरदना है जहां पहली बार इतिहास में किसी लड़की को जिंदा जलाया गया, वो भी माननीय योगी जी के राज में और संगीत सोम जी के राज में। और जो भी चीजें हो रही हैं ये केवल और केवल यहाँ सरदना तक ही सीमित नहीं है, पूरे प्रदेश का यही हाल है। यहाँ लॉ एंड ऑर्डर की अगर बात करें तो यहाँ दिन दहाड़े सचिन खटीक जहाँ रहते हैं, जिनका ये वक्तव्य है, उन्हीं के मोहल्ले के गेट पे 11 बजे लड़कियों को गोली मार के मार दिया जाता है। देखिए, लॉ एंड ऑर्डर के बारे में इतना ज़बरदस्त एग्जाम्पल देते हैं हम आपको। सरदना विधानसभा की बात हो रही है और समाजवादी पार्टी और बीजेपी के गवर्नमेंट्स की बात हो रही है।
यहाँ पे जो एसडीएम साहब हैं, आप इससे लगा लीजिएगा योगी सरकार में क्या हो रहा है। यहाँ पे जो एसडीएम हैं उनके ऑफिशियल बंगलों के सामने से, रेजिडेंस के सामने से, बड़ी तहसील है सरदना जी, यहाँ पे एक बहुत बड़े विधायक हैं, उस एसडीएम के रेजिडेंस के सामने से यहाँ पे मोटरसाइकिल चोरी हो जाती है अब से कोई 20-22 दिन पहले। देखिए जैसे बताया हमें, सुनो मैं देता हूँ जवाब, सुनिए। लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल यहाँ, अरे सुनिए, जैसे कहा है ना, जैसे ये कह रहे हैं, हम ये भी कहना चाहते हैं कि जो ये गुंडे हैं ना, ये गुंडे समाजवादी के गुंडे, इनको 75% हमने ठोको, सरकार ने ठोक दिया और 15% को अब ठोक देंगे। जी, मैं आपके पास लौटूंगी मनोज्ञा। मुझे लगता है जरा जल्दी से इस मुद्दे पर आजमगढ़ का रुख करना चाहिए, क्योंकि मौलाना तौकीर रजा का जो बयान था अजय दुबे, वो बेहद शर्मिंदा करने वाला बयान था। बाटला हाउस में उन्होंने कहा आतंकी नहीं, हमारे बच्चे थे जो मारे गए और उनको शहीद का दर्जा मिलना चाहिए। ऐसे में तौकीर रजा के इस बयान को लेकर आजमगढ़ की राय क्या है? ये मुद्दा जो तौकीर रजा का है, आजमगढ़ बाटला हाउस पुराना एक जिस तरीके से स्थिति रही है, संबंध रहा है, क्या यहाँ के लोग सोचते हैं, चर्चा का विषय ये पूरा बयान बना हुआ है। आप भी देख रहे हैं मोबाइल पे किस तरीके से वो पूरा बयान, असर क्या है, चर्चा हो रही है उसकी, कैसे हो रही है। ये मुद्दा भटकाने का, सिर्फ बीजेपी का ये मुद्दा भटकाने का एक प्रयास है। उत्तर प्रदेश में चुनाव महंगाई पे होगा, बेरोजगारी पे होगा, अत्याचार के खिलाफ होगा। ये मुद्दों की आप बात कर रहे हैं, बीजेपी के नेता से पूछते, आप गए थे क्या उनसे पूछने के लिए? कह रहे हैं बीजेपी कह रही है इन्हीं के सहयोगी हैं और ऐसी सोच रखते हैं कि बाटला हाउस इनकाउंटर में मरने वाले देशद्रोहियों को शहीद का दर्जा मिलना चाहिए। शर्म नहीं आती? इन्हीं लोगों के समाजवादी पार्टी के समर्थक लोग हैं। मैं कहना चाहता हूं, हमारी सरकार ने जितना रोजगार दिया युवाओं को उतना किसी ने नहीं दिया। अगर रोजगार की बात करें, अगर जिसको रोजगार नहीं मिला अगर वो बंदूक उठाएगा तो हम बुलडोजर भी चलाने का हिम्मत रखते हैं। ऐसे लोग बात कर रहे हैं। आप बताइए, आपके युवा है, क्या मुद्दा दिख रहा है? तौकीर रजा का विषय यहाँ पर चर्चा का है, क्या लग रहा है, मुद्दा क्या दिख रहा है? सारी बातें झूठ हैं। कोई 5 सालों में विकास नहीं हुआ है किसी भी मामले पे। पूरे तरीके से जो मुद्दा लेकर सरकार आई थी फेल है। ना ही युवाओं को, ना के लोग 5 काम गिनवा दिए आजमगढ़ में, कौन सा विकास किए हैं? एक यूनिवर्सिटी आजमगढ़ में यूनिवर्सिटी दी है, उसमें भाजपा के किसी नेता का, किसी का महत्वपूर्ण योगदान नहीं है, क्योंकि यहाँ का युवा, यहाँ का पूछ रहे हैं लोग सवाल। चलिए विषय कुछ और, लेकिन इनके भी जवाब देते चलिए। काम गिनवाने को कह रहे हैं, मैं गिनवाता हूँ ना काम। अतरौलिया में जान लीजिए 100 सैया अस्पताल देने का कार्य किया। लालगंज में 100 सैया अस्पताल, आजमगढ़ में विश्वविद्यालय, आजमगढ़ में एयरपोर्ट, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, उसके साथ साथ लालगंज में 100 सैया अस्पताल देने का कार्य किया। विकास के मुद्दे, तमाम मुद्दे, लोगों की राय आजमगढ़ की देखने को मिल रही है। बिल्कुल, मुझे लगता है जरा मथुरा चलते हैं। निधिश्री हमारे साथ मौजूद है। निधिश्री, तौकीर रजा के बाटला हाउस वाले बयान का चुनाव पर असर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? अब तौकीर रजा ने तो दामन कांग्रेस पार्टी का थामा है ना, तो ऐसे में अगर असर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, इसका नफा नुकसान तो कांग्रेस पार्टी को भुगतना पड़ेगा। आपके साथ जो लोग हैं वो किस तरीके से देख रहे हैं? जी बिल्कुल, तौकीर रजा ने जो बयान दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि बाटला हाउस एनकाउंटर फर्जी है, तो क्या कांग्रेस, ये बताइए, कांग्रेस आपसे सवाल है कि उनकी बहू अब मोदी जी के समर्थन में उतरी। उन्होंने कहा है कि पीएम मोदी के कार्यकाल में, बीजेपी के कार्यकाल में महिलाएं सुरक्षित है। मैं ये आप बता देना चाहता हूँ, पूरे देश में अगर महिला असुरक्षित है, माँ बहनों के साथ, बच्चों के साथ रेप हो रहे हैं, वो उत्तर प्रदेश में हो रहे हैं। और ये जो पुत्र वधू ने जो कहा है, निश्चित रूप से किसी न किसी प्रलोभन में कहा है, उसको टिकट दे दी होगी एमएलए की बीजेपी ने। ये प्रलोभन में कहा है, उसको डरा धमका कर। क्या राजनीति सोनिया गांधी ने बटाला एनकाउंटर में शहीदों पे राजनीति की है, देश के सिपाहियों पे राजनीति की है, जान कुर्बान कर दी। आज उनकी बहू, बीएसपी की बात सुन लेते, बीएसपी की बात। भाजपा के एजेंट के द्वारा उनकी बटाला हाउस में जो हम बता रहे हैं, उनकी पत्नी ने उनको जो कहा महिला सुरक्षित है, तो मैं कहता हूँ हाथरस में कहाँ सुरक्षित नहीं है। पहले सर पूरा मास्क पहन लीजिए और बार बार मास्क ना उतारे। बात सुनिए, तौकीर रजा के बयान का आप समर्थन करते? क्या समर्थन करते हैं? निंदा करते हैं। भाजपा के दिया है, ये मुद्दा ही हिंदू मुसलमान बनाना चाहते हैं, इसलिए ये बयान दिया गया है। टिकट के लालच में बयान दिया गया है। वो अपनी पुत्र वधू को टिकट दिलाना चाहते हैं और इसे मुद्दा बनाना चाहते हैं। प्रियंका की तो प्रशंसा कर रहे हैं कि वो देश का नेतृत्व कर सकते हैं
और इस बयान का वो निंदा कर रहे हैं कि उनको शहीद का दर्जा देना चाहिए। तो ये क्या है? ये तो दोहरा मापदंड है ना, दोहरा मापदंड है। इसमें क्या सच्चाई है? अगर लेकिन उनके बहू के बयान को आप कैसे देख? नहीं, हम इसका खंडन करते हैं। हम इसको नहीं मानते कि उनका लड़कियां औरतें सुरक्षित है। अगर सुरक्षित होती तो आज ये दुर्दशा नहीं होती महिलाओं। देखिए एक बात तो तय है कि जिस तरीके से तौकीर रजा की बहू ने ये बयान दिया है, जाहिर सी बात है कांग्रेस को लग रहा है कि कहीं ना कहीं इसके पीछे पॉलिटिकल एजेंडा है। और इसी को देखिए तौकीर रजा के बयान को लेकर सियासी आर-पार, लेकिन बेहद दिलचस्प हो जाता है तौकीर रजा की जो बहू है नादिया खान, उनका बयान। नादिया खान खुलकर आती हैं और वो समर्थन करती हैं बीजेपी और मोदी सरकार का। कहती हैं कि मुस्लिम महिलाएं आज मोदी सरकार की वजह से ज्यादा सुरक्षित महसूस कर रही हैं, क्योंकि 3 तलाक के खिलाफ तलवार मोदी सरकार की वजह से ही जो मुस्लिम महिलाओं पर लगातार लटकी हुई थी वो हट सकी है। ऐसे में मुझे लगता है संजय जी को आना चाहिए। संजय जी, लगातार पिछले कुछ चुनाव में हम देख रहे हैं जो महिला वोटर है वो अपने आप को असर्ट कर रही है। क्या आपको लगता है कि इस बार यूपी चुनाव में जो मुस्लिम महिला वोटर है वो एक अलग पहचान के तौर पर उभर कर आ सकती है, जैसे कि ये बयान नादिया खान का? नहीं, नादिया खान के बयान से मुझे ये नहीं लगता कि इन चुनाव में मुस्लिम महिला जो है उनका वोट कुछ अलग तरीके से पड़ेगा, वो एक नए तरीके से उभर करके आएंगी। देखिए, इन चुनाव में मुस्लिम मतदाताओं के सामने सबसे बड़ा टारगेट क्या है? वो चाहते हैं कि इन चुनाव में बीजेपी को हराया जाए। ऐसी स्थिति में मुस्लिम मतदाताओं की गोलबंदी समाजवादी पार्टी के पीछे हो रही है। ये जरूर है कि कुछ सहानुभूति मुस्लिम महिलाओं के बीच में है बीजेपी के बारे में, क्योंकि वो ट्रिपल तलाक का जो कानून है उसकी वजह से, लेकिन उस सहानुभूति की वजह से वो मुस्लिम मतदाता, मुस्लिम वुमेन का वोट बीजेपी की तरफ चला जाएगा, ऐसा मेरा मानना नहीं है। मैं ऐसा नहीं मानता कि ऐसा होने वाला है। महत्वपूर्ण बात आप कह रहे हैं सर। नजर रहेगी हमारी कि किस तरीके से वोटर का पैटर्न निकल कर आता है इस चुनाव में। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।